बात आज की चैनल के कार्यक्रम हेल्थ केयर में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें आपके स्वास्थ्य की बहुत चिंता है और हमें ही नहीं, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल को भी आपके स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। यही वजह है कि हम समय समय पर अस्पताल से जुड़ी जानकारियां आपको देते रहते हैं और प्रमाणित चिकित्सकों को यहां बुलाकर उनके इंटरव्यूज करते हैं, उनके पैनल डिस्कशन करते हैं और आप तक वो जानकारियां पहुंचाते हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। आज न्यूरो सर्जरी या न्यूरो स्नायु तंत्र जिसे कहते हैं, उससे जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में हम आपकी जानकारियां देंगे। हमारे पास जो विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर मोनिका सचान, जो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। उसके बाद जो बैठे हुए हैं हमारे पास डॉक्टर स्वप्निल समाध्या, आपका भी स्वागत है स्टूडियो में। और मेरे जो बाईं तरफ बैठे हुए हैं डॉक्टर प्रकाश चौधरी, आपका भी मैं स्टूडियो में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मोनिका जी से चाहूंगा कि वो दर्शकों को ये बताएं कि आपने अपने स्वास्थ्य के जो यहां तक पहुंचे हैं वो सफर कैसे तय किया, कहां की आप रहने वाली हैं, कहां का आपका बैकग्राउंड है, फैमिली किस तरीके की थी और आप डॉक्टर कैसे बन पाए। सबसे पहले नमस्कार। मैं डॉक्टर मोनिका सचान हूँ। मैंने अपना एमडी मेडिसिन किया है कानपुर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से और अपनी डीएम न्यूरोलॉजी की जो डिग्री ली है वो मैंने इभास न्यू दिल्ली से ली है। मैं यहाँ पर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में लगभग 5 साल से कार्यरत हूँ। बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। इसी तरह से मैं डॉक्टर स्वप्निल जी से भी चाहूँगा कि वो भी अपने बारे में थोड़ी जानकारी दें। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल समाध्या, मैं अजमेर का ही रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग MBBS MD सब अजमेर से ही है। मेरा डीएम न्यूरोलॉजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा से है। उसके बाद में मैं पिछले 3 वर्षों से क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के अंदर एज ए न्यूरो फिजिशियन वर्क कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका। और डॉक्टर प्रकाश जी, आप भी कृपया अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने कहाँ से एजुकेशन की, क्योंकि आप दिखने में भी ग्रामीण परिवेश के लग रहे हैं और हैं भी किसी गांव के, तो आप अपने बारे में मेहरबानी करके बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश चौधरी है। मेरी स्कूलिंग और कॉलेज सब अजमेर से ही हुआ है। स्कूलिंग मेरी केंद्रीय विद्यालय से हुई है। और ग्रामीण परिवेश से तो है ही। फैमिली हिस्ट्री आर्म फोर्सेस से है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ जो हमारी फैमिली में टेक्निकली मेडिकल साइड में आया हूँ। और MBBS और PG दोनों मेरी अजमेर से ही है और मेरा MCH न्यूरो सर्जरी ग्वालियर से है। ग्वालियर से किया? मुझे भी यहाँ 3 साल हो गए सेवाएं देते हुए और बहुत अच्छी हर्ष की बात है, बहुत खुश हैं हम यहाँ। बहुत खुशी की बात है कि आप क्षेत्रपाल हॉस्पिटल का नाम रोशन कर रहे हैं और क्षेत्रपाल की खुशबू अपने क्षेत्र से भी आगे निकाल रहे हैं। आप तीनों का मैं स्वागत करता हूं। और सवालों के जरिए अगर बात की जाए आप लोगों से, तो सबसे पहले मैं मोनिका जी से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आम जनता जो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक न्यूरो स्ट्रोक जो होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं? जी। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक को जिसको हम बोलते हैं लकवा, जी हिंदी में बोलते हैं लकवा, और अगर आप इंग्लिश में समझे तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ठीक है। और पैरालिसिस जो होता है वो दूसरी? पैरालिसिस इज सेम थिंग। मतलब जी, अगर पैरालिसिस जो हो रही है वो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हो रही तो उसको स्ट्रोक का टर्म दे देते हैं। पैरालिसिस या लकवा भी आप बोल सकते हैं। पैरालिसिस के वैसे यूजुअली बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो हम लोग लकवा वर्ड यूज करते हैं, आप समझ लीजिए पैरालिसिस इंग्लिश में है, लकवा हिंदी में है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आम जनता को ये बताऊंगी कि लकवा के जो लक्षण होते हैं ब्रेन स्ट्रोक के, वो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो हमें सिर्फ याद रखना है और उससे हम ये पहचान सकते हैं कि हमारे पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। तो उसमें जो ये फॉर्मूला है वो है बी फास्ट, BEFAST। बी फॉर बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। अगर हमारी बॉडी का संतुलन अचानक बिगड़ने लगे तो वो भी एक ब्रेन स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। ई फॉर क्या है? आईज, हमारी आंखें। यूजुअली ये वाला सिम्टम लोग पहचान नहीं पाते। अगर आपकी आंखों की रोशनी एकदम से अचानक से चली जाए, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगे या फिर डबल दिखाई देने लगे, तो ये भी एक ब्रेन स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। BEF फॉर होता है हमारा फेस, हमारा चेहरा। मतलब अगर चेहरे में टेढ़ापन आने लगे तो वो ब्रेन स्ट्रोक का एक लक्षण हो सकता है। ए फॉर आर्म। आर्म का मतलब होता है हमारा हाथ या पैरों में लकवा आना, जो कि एक आम लक्षण है जो एक हर आदमी जानता है। और S फॉर हो गया स्पीच। स्पीच मतलब हमारी भाषा, हमारी बोली लड़खड़ाने लगे, आवाज समझ में ना आए, तो ये भी एक लक्षण होता है स्ट्रोक या लकवा। और टी क्यों लिया गया? टी का इंपॉर्टेंस इसलिए टाइम सब कुछ है।
अच्छा। मतलब स्ट्रोक के केस में टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत है, जिसको कि हम एक गोल्डन पीरियड कहते हैं, हम उसके बारे में बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वो टाइम, जितना जल्दी आप हॉस्पिटल आएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, उतनी ही ज़्यादा हम आपकी मदद कर पाएंगे। बहुत अच्छी तो बात ये टाइम इज वेरी, मतलब बी फास्ट के फॉर्मूले में टाइम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है दोस्तों, तो आपको मोनिका ने बताया कि बी फास्ट, वेरी फास्ट, इतना फास्ट ट्रैक भी जितनी देर लगती है वो उससे भी जल्दी। बी फास्ट यानी कि आपको बताया गया कि किस तरीके से आपके शरीर के विशेष हिस्सों के अंदर परिवर्तन आते हैं। कभी आइज़ में भी आएगा आपके परिवर्तन, आपकी बाहों में, पैरों में भी आता है, दिमाग में भी आता है। इस तरीके से उन्होंने बताया कि बी, ई, एफ, ए, एस, टी सारी चीज़ें उन्होंने बताई और बहुत सुंदर तरीके से बताई, और आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि जब स्ट्रोक होता है तो किस तरीके से होता है। एक डॉक्टर प्रकाश जी से मैं पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब, स्ट्रोक या लकवा में न्यूरो सर्जरी का योगदान क्या है और उसका महत्व किस तरीके से बढ़ जाता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आम लोगों के लिए स्ट्रोक दो चीज़ों में विभाजित किया जा सकता है। 80% जो होते हैं, जो ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है उसकी वजह से होते हैं जी। जो 20% होते हैं वो नस फटने की वजह से होते हैं। ब्लड सप्लाई जो होती है, ब्लड वेसल्स जो होती है फट जाती है, ब्लीडिंग होता है ब्रेन में उसकी वजह से। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल न्यूरोसर्जन्स का आता है। जब वो दिमाग में उस जो इकट्ठे हुए ब्लड की वजह से दबाव बढ़ा है, उस दबाव को कम करने के लिए और जान बचाने के लिए न्यूरोसर्जरी करनी पड़ती है। कपाल का एक हिस्सा हटा के रखना पड़ता है, और कई बार जो नस होती है जो फटी है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमें क्लिप्स लगानी पड़ती है मेटल की, ताकि वो ब्लीडिंग वापस बाद में ना हो। एन्यूरिज्म बोलते हैं उसको, एन्यूरिज्मल क्लिपिंग उसको बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट रोल है न्यूरोसर्जरी। तो ये आपके सारे साधन जो हैं आपके पास अजमेर के हाँ, अंदर ये इस सब अस्पताल में उपलब्ध है, आप ऐसा कर रहे हैं? हाँ, अभी कर रहे हैं, एक्टिवली हम ये सब कर रहे हैं यहाँ। मोनिका जी, मैं आपसे फिर एक बार मुखातिब होना चाहूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा कि इसके स्ट्रोक से बचाव एवं उचित प्रबंधन के लिए क्या इलाज आम जन को उपलब्ध करा रहा है आपका अस्पताल, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। जी देखिए ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी पेशेंट में स्ट्रोक हुआ तो हम उसको, हमारे यहाँ जो है एक पूरी टीम है, न्यूरोलॉजी की टीम है, और वो टीम है 24/7। मतलब अगर रात में भी कोई पेशेंट स्ट्रोक का आता है तो ये हमारी जो टीम बैठी है यहाँ पर, हम में से कोई ना कोई वो प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं और पेशेंट को तुरंत देखकर उसका उपचार चालू करते हैं। जी जी। सेकेंड चीज जो एक स्ट्रोक के मैनेजमेंट में चाहिए होता है, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन, और एक तीसरी चीज होती है इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। ये तीनों की फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में है। अच्छा जी। और ये जो आप स्ट्रोक से जो सारी सुविधाएं दे रहे हैं, उसके बाद में क्या होता है कि स्ट्रोक लगा, आपने इलाज किया, अब फिर बात होती है पुनर्वास की कि उसको उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव क्या किया जाए। तो उसके लिए मैं स्वप्निल जी से पूछना चाहूँगा कि आप कैसे मदद करते हैं जिनके स्ट्रोक्स आ जाते हैं, उसके बाद में उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए, उनको पुनर्जीवित करने के लिए, और फिर किस तरीके से आप सुविधाएं अपने अस्पताल में उपलब्ध कराते हैं और क्या क्या सुविधाएं आप उनको देती हैं, क्या सुरक्षा आप प्रदान करते हैं? जी, जैसे कि हर बीमारी के दो पहलू होते हैं। एक तो उसका अक्यूट फेज़ होता है कि जब बीमारी हुई है, स्ट्रोक हुआ है पेशेंट को, तो उस समय का जो मैनेजमेंट होता है, वो जो उस समय पर डैमेज हुआ है उसको अपन आगे से बढ़ने से कैसे रोकें, ये अक्यूट मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसी के अंदर पेशेंट का क्रॉनिक मैनेजमेंट होता है। क्रॉनिक मैनेजमेंट के अंदर रिहेबिलिटेशन आता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि तूफान या भूकंप जब आता है, उस समय पर जो वो नुकसान करता है वो तो करता ही है, मगर उसके बाद में बहुत लंबे समय के लिए बहुत सारी दुष्प्रभाव उसके छोड़ जाता है। इसी प्रकार जिस तरीके से स्ट्रोक आता है किसी मरीज को, उस पेशेंट को डिसेबिलिटी हो जाती है। डिसेबिलिटी किस रूप में? जैसे हाथ या पाँव में कमजोरी रह गई, बोलने में समस्या रह गई, वो अपना मैसेज दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता। कभी कभार पेशेंट को अफेजिया हो जाता है, जिसके अंदर उसके सुनने की, समझने की और बोलने की तीनों चीज़ें अफेक्ट हो जाती है। तो पेशेंट अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर सकता, सोसाइटी में अपना कुछ योगदान नहीं दे सकता जी। इसी चीज़ को रिकवर करने के अंदर हम रिहेबिलिटेशन को यूज़ में लेते हैं। रिहेबिलिटेशन के भी कुछ हिस्से होते हैं जिसके अंदर फिजिकल रिहेबिलिटेशन होता है। फिजिकल रिहेबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि पेशेंट की एक्सरसाइज की जाती है, जो लिम्ब वीक है उसकी मसल्स की एट्रोफी ना, एट्रोफी का मतलब होता है सिकुड़ के खत्म ना हो जाए मांसपेशी, उसको बचाए रखने के लिए एक्सरसाइज कराई जाती है। इसी प्रकार इसी का एक दूसरा हिस्सा होता है, इसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी कहते हैं, कि पेशेंट ठीक तो हो गया मगर उसका जीवन किसी काम करने योग्य है या नहीं, तो उसके अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जाती है, जिससे कि उसको ट्रेनिंग की जाती है कि अपना जीवन को किस प्रकार उपयोगी बना सके। इसी प्रकार जैसा कि मैंने आपको स्पीच के बारे में बताया, बोलने के बारे में, उसमें भी स्पीच थेरेपी हुआ करती है,
जिससे कि पेशेंट को शब्द जो होते हैं उसकी पर्टिकुलर टाइप की ट्रेनिंग होती है जो मरीज को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में मदद करती है जी। उसी प्रकार पेशेंट, बहुत सारे लोगों के अंदर देखा गया है कि लकवे के बाद में मरीज डिप्रेसिव हो जाता है। उसके लिए हमारे अस्पताल के अंदर साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं जो उनको इस डिप्रेशन से उबारने में मदद करते हैं। तो हाँ, बहुत अच्छी बात बताई। एक सवाल आपसे और मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, स्वप्निल जी, होता है कई बार शरीर के अंदर कंपन आती है और हम उसको ये मानते हैं कि शरीर कंपन ये भी स्नायु तंत्र या न्यूरो की ही कोई प्रॉब्लम है और उसमें हम रोगी कांपने लगता है, कंपन आती है, हाथ हिलने लगते हैं, पैर हिलने लगते हैं कई बार। तो ये जो होता है इसको पार्किंसन कहते हैं। तो ये क्या सारे कंपन जो होती है वो सब पार्किंसन होती हैं या अलग अलग तरीके की कंपन होती हैं जो पार्किंसन की वो बनती हैं, कारण बनती हैं? जी देखिए, कंपन जो होती है उसको हम मेडिकल टर्म में ट्रेमर्स कहते हैं। हाँ। पार्किंसन जो बीमारी होती है वो बिल्कुल ही अलग चीज होती जी। है। ट्रेमर जो होती है वो साधारण कंपन हो सकती है जी। जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कारण जो होते हैं कि दवाई की वजह से हो गई। जैसे बहुत सारे अस्थमा के मरीज हैं जो कि बीटा-2 एगोनिस्ट ड्रग्स लेते हैं जिसकी वजह से कंपन हो सकती है। कभी कभार जब हम घबराए हुए होते हैं, फियर हो किसी चीज़ का, तो हमारे शरीर में कंपन हो सकती है। बहुत सारे लोगों में कभी लकवा पड़ गया, उसके बाद में कोई डिसेबिलिटी रह गई, उसके बाद में कंपन हो सकती है जी। इस तरह कंपन में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कुछ कारण जो हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन एक एसेंशियल ट्रेमर होते हैं। दूसरे जो होते हैं उसमें सेरेब्रल ट्रेमर होते हैं जिसमें हमारे ब्रेन के पीछे का जो बैलेंस का सिस्टम होता है उसके भी ट्रेमर होते हैं। इसी प्रकार एक हाइपरथायराइडिज्म नाम की बीमारी होती है जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से भी पेशेंट को ट्रेमर हो सकते हैं। इसके अंदर पहचान जो होती है वो ये होती है कि अगर बीमारी एक तरफ से स्टार्ट हो, जैसे कि एक हाथ में सीधे या उल्टे हाथ के अंदर आपके कंपन स्टार्ट हुआ है, मगर पार्किंसन हम तभी कहते हैं जब मरीज के काम करने की रफ्तार भी स्लो पड़ जाए, जिसको हम ब्रेडिकाइनेसिया कहते हैं। बिना ब्रेडिकाइनेसिया के पेशेंट को पार्किंसन नहीं कहा जाता है। सबसे गोल्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ब्रेडिकाइनेसिया होना चाहिए, उसके साथ में पेशेंट के कंपन होनी चाहिए, साथ में उसका बैलेंस बिगड़ने की समस्या हो सकती है, या फिर रिजिडिटी, एक स्टिफनेस होती है, कड़कपन रहता है, पेशेंट आगे की तरफ झुक जाता है, या उसका हाथ जो होता है उसका मूवमेंट कम होता है तो कंधे में दर्द कड़कपन की वजह से होता है, उसके हाथ को हिला नहीं पाता है। ऐसे मरीज को ही पार्किंसन कहा जाता है जिसके अंदर ब्रेडिकाइनेसिया के साथ में ट्रेमर हो। सिंपल जो ट्रेमर होते हैं उनके अंदर यूजुअली हम पेशेंट को पार्किंसन नहीं कहते हैं। बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने जैसे दोस्तों आपने देखा कि पार्किंसन, हर कंपन जो है पार्किंसन नहीं होती, पार्किंसन एक अलग बीमारी होती है जिसके अंदर डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या इसका इलाज भी संभव है और क्या आपके अस्पताल में इसका इलाज हो रहा है क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में? जी, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है उसके अंदर इंसुलिन की कमी की वजह से बीमारी हुई है। इसी प्रकार हमारा जो मस्तिष्क होता है उसके अंदर डोपामिन नाम का एक केमिकल होता है जिसकी कमी की वजह से पार्किंसन डिजीज होती है। इसमें दो चीज़ें, एक तो पार्किंसन डिजीज होती है और एक पार्किंसोनिज्म होता है। वो मिलती जुलती बीमारी होती है जो दिखती पार्किंसन के जैसी है मगर पार्किंसन डिजीज नहीं होती है। अच्छी बात पार्किंसन डिजीज के अंदर ये होती है कि डोपामिन की अगर सप्लीमेंटेशन बाहर से दिया जाए, जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं इसकी, उससे पेशेंट को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। लंबे टाइम तक जब पार्किंसन की दवाई दी जाती है, ऐसी स्थिति के अंदर दवाई जो होती है वो पूरी तरह काम नहीं कर पाती या फिर खुद के साइड इफेक्ट दिखाने लगती है। ऐसी स्थिति के अंदर मरीज को एपोमॉर्फिन नाम की दवाई की आवश्यकता पड़ती है, जिसके अंदर आप दो चीजें समझ सकते हैं, एक ऑफ पीरियड होता है पार्किंसन में, एक ऑन पीरियड होता है। ऑन पीरियड वो होता है जिसमें दवाई काम कर रही है और पेशेंट पूरी तरह से वर्किंग होता है। ऑफ पीरियड होता है जब दवाई का असर नहीं आ रहा, उस समय पेशेंट आपका एक ही स्थिति में लंबे टाइम तक बैठा रहेगा, उठेगा नहीं, किसी से बात नहीं करेगा। ये जो स्थिति होती है ये समय के साथ में और बढ़ती चली जाती है। 8 या 10 साल निकलने के बाद में जो डोपामिन हम बाहर से सप्लाई करते हैं वो मरीज को उतना इफेक्ट नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति के अंदर राजस्थान के अंदर कुछ ही ऐसे संस्थान है, जयपुर के अंदर है और एक अजमेर के अंदर, जहाँ पर के एपोमॉर्फिन पंप लगाया जा रहा है जो हमारे अस्पताल के अंदर अवेलेबल है। जो मरीज के ऑफ पीरियड जिसके अंदर वो काम नहीं कर पाता है उसको शॉर्ट करके ऑन पीरियड को लंबा किया जा सकता है। उससे मरीज का जीवन काफी हद तक आसान बन सकता है और उपयोगी बन सकता है। तो ये अजमेर में जो आप सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं पंप वाली, वो सिर्फ अजमेर और जयपुर में है और राजस्थान में और कहीं पर भी नहीं है। और अभी हमने पिछले 6 महीने के अंदर 2 मरीजों को एपोमॉर्फिन पंप लगाया भी है। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर मोनिका, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगा, आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि मोस्टली देखो सिर दर्द होता है और सिर दर्द निश्चित रूप से न्यूरो का मामला है, लेकिन सिर दर्द कब इतना खतरनाक हो जाता है कि न्यूरो का प्रॉब्लम बन जाती है और किसी न्यूरो डॉक्टर से हमें, न्यूरो फिजिशियन से हमें संपर्क करना पड़ता है। तो ऐसा कौन सा सिर दर्द होता है और वो कौन सी स्थिति होती है जिसके अंदर हमें तुरंत पहचान जाना चाहिए कि ये सिर दर्द अब हमारा व्यक्तिगत सिर दर्द नहीं रहा या हॉस्पिटल का भी सिर दर्द हो सकता है? तो आप किस तरीके से पहुंचते हैं? देखिए, जो सर दर्द होता है बेसिकली सर दर्द को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी
और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी हेडेक जैसे बहुत सारे लोगों का आपने सुना होगा माइग्रेन हो गया मुझे, तो जो माइग्रेन होता है वो प्राइमरी हेडेक के अंदर आता है। इसके अलावा जैसे टेंशन टाइप ऑफ हेडेक, टेंशन इंड्यूस्ड हेडेक, वो भी आता है प्राइमरी हेडेक में। और तीसरा एक हेडेक होता है क्लस्टर हेडेक, वो प्राइमरी हेडेक में। अब सेकेंडरी हेडेक क्या होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में कोई और परेशानी है उसकी वजह से हमें हेडेक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हेडेक। तो सेकेंडरी हेडेक जो होते हैं वो हमेशा इमरजेंसी होते हैं। प्राइमरी हेडेक को फिर भी आप एक बार टाल सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी हेडेक अगर हुआ तो आपको पेशेंट को न्यूरोफिजिशियन या किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट तो करना ही है। अब पेशेंट कैसे पहचानेगा वो चीज़ इंपॉर्टेंट है बताना, बहुत जरूरी है जी। तो ऐसा सर दर्द जो कि 24 घंटे से ज़्यादा रहे, और ऐसा दर्द जो आपको सोने ना दे। जैसे नॉर्मल पेशेंट बोलता है आज तो मैं सो गया, सोने से मुझे आराम मिल गया, तो वो कभी अलार्मिंग नहीं होता, एक्यूट पेन होता है बिल्कुल। और अचानक पेन, बिल्कुल एक्यूट पेन हो, ऐसा जैसे बोलते हैं कि ना थंडर क्लैप हेडेक जिसको बोलते हैं, कि अचानक बहुत ही तीव्र सर दर्द जो कि आपको जिंदगी में कभी नहीं हुआ, तो वो हमेशा अलार्मिंग होता है। वो मतलब ऐसे हेडेक जैसे स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक का भी एक लक्षण हो सकता है। मतलब कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको सडन हेडेक हुआ और सीटी स्कैन कराया और उसमें ब्रेन हेमरेज निकल गया, दिमाग की नस फट गई। तो अचानक अगर हेडेक हो रहा है, इसके अलावा सर दर्द के साथ उल्टी आना, जी मिचलाना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, तो ये भी एक अलार्मिंग साइंस होते हैं कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा सर दर्द के साथ अगर फीवर आ गया या सीजर्स आ गए, फिट्स जिसको बोलते हैं कि दौरे आ गए, सर दर्द हुआ उसके बाद दौरे आ गए, ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बताई। दोस्तों, डॉक्टर साहब, गंभीर सर की चोट के लक्षण क्या हैं और कब जरूरत पड़ती है न्यूरोसर्जन की? न्यूरोसर्जन का जो काम है वो कब शुरू होता है, जब पेशेंट किस स्थिति में होता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। न्यूरोसर्जन का काम तो जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुंचते हो तभी चालू हो जाता है, मगर एक आम आदमी का काम तब चालू होता है जब वो देखता है किसी मरीज को रोड पे या जहाँ पे भी उसको चोट लगी है, किसी दूसरे पेशेंट को, तो वहाँ पे मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेशेंट को कौन से पेशेंट इंपॉर्टेंट है, सर में कौन सी चोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, बाद में नुकसान भी हो सकता है। तो उसके लिए ये 4-5 बिंदु ज़रूरी हैं, जिसमें एक तो नाक कान या मुंह से खून आया हो उस चोट के बाद में, या फिर पेशेंट जो मरीज है वो 5 मिनट से ज़्यादा बेहोश रहा हो, या फिर उसको भूल गया वो इवेंट जिसकी वजह से उसको चोट लगी हो, भूल चुका है उस चीज़ को, या फिर उसको मिर्गी आई हो, तान आई हो। ये 5 बिंदु बहुत ज़रूरी हैं जिनको हमेशा ध्यान रखना है और उसको इग्नोर नहीं करना है उस चोट को। उसके अलावा जब आप किसी भी मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी की चोट को अपने उसमें आपको शक है कि ऐसा कुछ है, तो पेशेंट की मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द स्पॉट ऑफ एक्सीडेंट टू द हॉस्पिटल, जहाँ तक आपको जाना है। तो उस समय कम से कम मूवमेंट होना चाहिए रीढ़ की हड्डी का, गर्दन का, इन चीज़ों का, तो संभाल के मोबिलाइज करना है उस पेशेंट को। मुंह में वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं पिलाना खिलाना, कुछ भी नहीं है जब तक वो पहुँच नहीं जाए अपने गंतव्य पे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर न्यूरोसर्जन का रोल तो जैसे ही आप पहुँचते हैं हमारे हॉस्पिटल, तो हम 24 घंटे तैयार हैं, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ने बताया दोस्तों कि अगर आप कहे किसी भी पेशेंट का या कहीं सड़क दुर्घटना के अंदर कोई एक्सीडेंट होता है और कोई जिसको एक्सीडेंट हुआ है उसको बहुत एहतियात के साथ उठाना पड़ेगा। उसको ऐसा नहीं है कि आपने उठाया, गोद में लिया, पटक दिया और लेके आप क्षेत्रपाल हॉस्पिटल पहुंच गए, नहीं, आपको बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और उसको ज़्यादा कम से कम हिलाना है। और दूसरी बात का ध्यान जो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। हो सकता है पेशेंट पानी पानी मांगे, लेकिन आपको पानी नहीं देना है। और उस बात का ध्यान रखना है कि उसकी याददाश्त के बारे में वो जो बोल रहा है कि मेरा कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या बताया, कम से कम बोले, कम से कम, यही कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? 5 बिंदु जरूरी हैं, 5 बिंदु आपने बताया वो बहुत जरूरी है। आप बताइए सर, चोट हो सकती है। हाँ, सर एवं रीढ़ की हड्डी के चोट के बचाव क्या क्या है? एक आम बचाव तो वही है जिससे सभी राहगीर बचते हैं, वो हेलमेट पहनना। हमारी जितने भी एनकाउंटर होता है हेड इंजरी का, उसमें 60 से 80% वही लोग होते हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है। अगर उन लोगों ने पहना होता हेलमेट तो हमारा आधे से ज़्यादा काम कम हो जाता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हेलमेट की गुणवत्ता भी बहुत ज़रूरी होती है। वो आपने हेलमेट किस तरह का पहना है, काम चला हुआ है या वो ISI मार्क वाला हेलमेट है जो आपको बचा सकता है मौके पे। तो इन चीज़ों का मेन ध्यान रखना होता है। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। मैन्युफैक्चरिंग में ऑक्यूपेशनल हजार्ड जो फैक्ट्री में काम करते हैं तो उन नियमों का पालन करें जो वहाँ पे आपको समझाए गए हैं। और उसके बाद मैंने जो पहले बताया कि किस तरह से मोबिलाइज करना है पेशेंट को हॉस्पिटल तक या
एम्बुलेंस तक उन चीज़ों का भी ध्यान रखें, आपाधापी ना करें। हाँ, बट सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो दोस्तों बता दिया डॉक्टर साहब ने कि आपको हेलमेट तो पहनना ही पहनना है। आप हेलमेट पुलिस से बचने के लिए पहनते हैं, लेकिन आपका सिर बचाने के लिए पहनिए। ये डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं कि कभी भी आप जब हेलमेट पहनते हैं तो ISI मार्के का हो। ऐसा नहीं कि सड़क चलते फुटपाथ से आपने हेलमेट खरीदा और पहन लिया और मालूम चला जब आपका एक्सीडेंट हुआ वो मतीरे की तरह फूट गया। तो आपका सर बचाने के लिए एक अच्छा हेलमेट जरूरी है और बहुत अच्छा हेलमेट पहने, आपकी सुरक्षा तभी रहेगी सिर की। अब मैं डॉक्टर स्वप्निल जी से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब आपसे अभी जैसा आपने बताया प्रकाश ने कि मिर्गी, तान, ये इस तरीके की कोई बातें आई और मेरे ख्याल से ये सबसे लोकप्रिय शब्द है, मिर्गी आ गई, तान आ गई और स्नायु तंत्र का सबसे बड़ा वो है। तो ये मिर्गी और तान क्या है? मिर्गी क्या चीज़ है, कैसे बीमारी है, कैसे पहचाने ये मिर्गी है और इसका उपाय क्या है? जी देखिए, पहली चीज़ तो मिर्गी जो है उसको हम मेडिकल टर्म में एपिलेप्सी कहते हैं जी, और तान जो होती है उसको कन्वर्जन कहते हैं। नॉर्मली जो साधारण जनता समझती है वो समझती है तान को। तान का मतलब होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन के अंदर हाथ पैरों का कड़क होना, झटके आना, आंखें ऊपर फिर जाना, गर्दन टेढ़ी हो जाना, ये इस तरह की चीज़ कोई मिर्गी समझा जाता है। मगर मिर्गी जो होती है बहुत अलग अलग तरीके की होती है, जिसके अंदर हम दो के अंदर उसको डिवाइड करते हैं। तो जनरलाइज टाइप की होती है और एक फोकल टाइप की होती है। जनरलाइज का मतलब होता है दिमाग के पूरे हिस्से के अंदर से डिस्चार्ज आ रहे हैं। डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आ रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज जो होता है वो बेहोश हो सकता है, अनअवेयर हो सकता है। अनअवेयर का मतलब उसके पास में अगर आप खड़े होकर बात करें, उससे कुछ कहने की कोशिश करें, उससे कुछ सुनने की कोशिश करें तो आपको जवाब नहीं देगा। इसका जो एग्जांपल है उसको हम एब्सेंट सीजर कहते हैं। एक जो नॉर्मल मिर्गी समझती है जिसको आप जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर कहते हैं, जिसके अंदर पेशेंट बेहोश हो जाता है, हाथों में कड़कपन होता है, झटके आने लगते हैं, इस तरह के सिम्टम्स ये जनरलाइज्ड एपिलेप्सी के अंदर आते हैं। इसी में दूसरा हिस्सा फोकल एपिलेप्सी होती है। फोकल का मतलब होता है दिमाग के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से से वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज निकल रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज के सिर्फ चेहरे के ऊपर, सिर्फ हाथ के ऊपर ही सिम्टम देखने को मिलते हैं। वो सिम्टम्स जो होते हैं वो झटके के रूप में भी हो सकते हैं। चाय का कप पकड़ रखा है वो छूट सकता है, पेन लिख रहे हैं वो हाथ से छूट सकता है। तो ये फोकल एपिलेप्सी होती है। फोकल का मतलब कि पर्टिकुलर दिमाग के हिस्से से आ रहा है। अब इसकी पहचान क्या होती है? इसके अंदर जो एपिलेप्सी होती है, इसको जो एपिसोड आता है उसको तो हम इक्टल फेज कहते हैं। इक्टल का मतलब जिस समय आपने देखा कि ये दौरा आया उसको, इससे एक पहले के फेज होती है, इसको प्री इक्टल कहते हैं। प्री इक्टल के अंदर एक एपिलेप्सी होती है जिसको हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर कहा करते थे पुराने जमाने के अंदर। उसके अंदर बड़ा दौरा आने से पहले छोटे मोटे हल्के फुल्के सिम्टम देखने को मिलते थे, जैसे कि जो बहुत सारे लोगों के अंदर अपनी ये जीभ जो होती है वो होठों के ऊपर फिराते हैं, उसको हम लिप स्मैकिंग कहते हैं। कुछ लोग च्युइंग करना चालू कर देते हैं, चबाने वाली स्थिति होती है। कुछ लोग जो कहते हैं उनके पेट में जलन हो रही है, कुछ को घबराहट हो रही है और फिर उसके बाद में दौरा आ जाता है। इसको प्री इक्टल फेज कहते हैं। इसी के बाद में पोस्ट इक्टल फेज होती है। पोस्ट इक्टल फेज होती है जब मिर्गी का दौरा आके चला गया है। इसके अंदर तीन मुख्य बिंदु होते हैं। पहली चीज तो मिर्गी का दौरा आने के बाद में सिर का दर्द होना, ये पहचान होती है कि शायद मरीज को मिर्गी का दौरा आया होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन। पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन का मतलब जिसको दौरा आता है वो मरीज थोड़ी बहुत देर तक 15-20 मिनट हो सकता है, घंटा भर हो सकता है, गफलत में रहता है। आप उससे कुछ पूछेंगे तो ऐसे प्रतीत होगा जैसे उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। एक होता है पोस्ट इक्टल मसल सोरनेस। इसका मतलब ये होता है जब हमारे पूरे शरीर के अंदर मांसपेशियां टाइट हुई थी, झटके आए थे, तो हाथ पैरों के अंदर दर्द होता है। तो ये तीन चीजें जो होती है ये हमको बताने में मदद करती है कि शायद इस मरीज को दौरा आया होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज जैसे जीभ काट लेता है, तो मरीज की अगर आगे के हिस्से से जीभ कटी है तो वो ज्यादा चांस होते हैं कि शायद मिर्गी का दौरा ना आया हो। साइड से कटी हुई जीभ अगर कभी भी मिलती है अगर आपको, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि उस मरीज को शायद मिर्गी का दौरा पड़ा हो। बहुत बारीक चीज़ें बताई आपने डॉक्टर साहब। लेकिन एक मैं मजाक करना चाहूँगा आपसे कि हमारे गाँव के अंदर, शहरों में जब मिर्गी के दौरे आते हैं तो लोग बाग जूतियाँ सुंघाने लग जाते हैं कि भाई जूतियाँ सुंघाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो इसमें जूतियों का क्या उपयोग है? जी देखिए, यूजुअली इस तरह की जो भ्रांतियां होती है वो एपिलेप्सी के अंदर खुद ही ये चीज होती है। यूजुअली जो एक सीजर का एपिसोड होता है 1 मिनट से लेकर 3 मिनट के भीतर खुद ही रुक जाता है, ज्यादातर एपिसोड जो होते हैं। इस बीच अगर आपने मरीज को जूता सुंघाया है, उसकी नाक बंद कर दी है, चम्मच मुंह में डाल दी है, तो उसमें भी 1 से 3 मिनट का जो टाइम लगेगा, दौरा अपने आप ही रुक जाए और लोग समझते हैं कि ये करने की वजह से शायद दौरा रुका है। ठीक है, तो ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। अगर सीजर 5 मिनट से ज्यादा खिंच जाए या मरीज इस दौरान होश में ही ना आए तो ये स्थिति भी होती है जिसके अंदर मरीज को तुरंत आपको अस्पताल लेके जाना है। अब मान के चलिए आपके सामने किसी मरीज को दौरा पड़ गया तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज तो पैनिक नहीं करेंगे,
कि अरे क्या हो गया, भाग रहे हैं इधर उधर, मरीज को हाथ ही नहीं लगा रहे हैं। सबसे पहला आपका काम होता है, जब ये दौरा आया है मरीज को चोट ना लगे, आसपास कोई ऐसी चीज जहां से वो नीचे गिर के उसको हेड इंजरी हो सकती है, कोई आसपास में बहुत तीखी या नुकीली चीज है जिसके ऊपर गिर के उसको चोट हो सकती है, आगे के पास खड़ा हुआ उसके अंदर गिरने से उजल सकता है, पहले उसको आप पकड़कर या उसको ऐसी जगह लेटाते हैं जहां पर कि वो इन सब चीजों से अब खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। दूसरी इसके अंदर महत्वपूर्ण बात होती है, जब पेशेंट कड़क हो रहा होता है या झटके आ रहे तो झटके वाला उसका समय होता है, उस टाइम पर कभी भी उसको रेस्ट्रिक्ट ना करें, उसके हाथ ना पकड़ें, पैर ना पकड़ें, नहीं तो ये जो दौरे होते हैं इसमें फ्रैक्चर भी हो जाता है मरीज को। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है, आप उसकी नाक बंद ना करें कभी, क्योंकि उस समय जब वो सांस ले रहा होता है तो मुंह के अंदर बलगम जो होता है, हमारा थूक जो होता है, वो सांस का रास्ता रोक देता है, तो जो सांस नाक से जा रही होती है वो भी रुक जाती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसको और ज्यादा डैमेज हो सकता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है इसके अंदर, जब उसको वापस होश आ जाए तब उस मरीज को फौरन आप दाएं या बाएं करवट लेटा दें, जिससे कि जो मुंह का थूक है वो उसके फेफड़ों में ना गिरे, जिससे कि उसको एस्पिरेशन निमोनाइटिस नाम की बीमारी हो सकती है, जो कि इन्फेक्शन करेगी, फीवर करेगी और पेशेंट और खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। अब मैं डॉक्टर प्रकाश से मुखातिब होऊंगा और ये पूछना चाहूंगा कि आप जब से हॉस्पिटल में आए, आप 3 साल हो गए, आप बता रहे हैं कि 3 साल से आप इस हॉस्पिटल में हैं, 3 साल तो आपको कोई चुनौती वाला ऑपरेशन हुआ है? आपने कौन कौन से ऑपरेशन अस्पताल में किए हैं आपने, और ऐसे कौन कौन से हॉस्पिटल आपने ऑपरेशन नहीं किए लेकिन आप कर सकते हैं? मतलब आपके यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन ऑपरेशन की जो आप कर सकते हैं और आपने किए हैं, कई चुनौती वाले भी किए होंगे, मेहरबानी करके वो बताएं। हाँ, अजमेर वासियों को ये बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि अजमेर में क्या क्या हो रहा है, अजमेर हमारे हॉस्पिटल में क्या क्या हो रहा है। तो एक ऑपरेशन होता है मस्तिष्क का, जिसमें नाक के द्वारा दूरबीन से जाते हैं दिमाग में ऑपरेट करने के लिए, उसको TNTS बोलते हैं। पिट्यूटरी में जब गांठ होती है तो उसको ऑपरेट करना होता है, नाक के द्वारा एंडोस्कोप डाल के ब्रेन में सर्जरी होती है। वाह। तो ये वाला एक अच्छा काम है जो हम कर रहे हैं। एक और काम जैसे ये नस फटना, जिसमें खून की नस फटती है तो उसमें एन्यूरिज्मल क्लिपिंग कहलाती है। उस नस को जैसे टायर पंचर होता है तो उसको सील करते हैं, वैसे ही ब्लड की नस को भी सील करना होता है ताकि दोबारा लीक ना हो, तो उसको एन्यूरिज्मल क्लिपिंग है। ये भी हाई एंड प्रोसीजर है न्यूरोसर्जरी का, ये भी हम कर रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा पूरी स्पाइन में जो फिक्सिंग होती है, जैसे आम भाषा में कोई हड्डी टूट जाती है तो उसमें रॉड डालते हैं, वैसे ही स्पाइन में छोटे छोटे नट और बोल्ट से उसको फिक्स करते हैं अगर स्पाइन टूटती है तो ये भी हम पूरी स्पाइन में, गर्दन, पीठ, पीछे पूरी स्पाइन को फिक्स करते हैं हम। मतलब किसी भी लेवल पे अगर फ्रैक्चर हो जाता है और इसकी ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को, तो हम ये सब कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कि यहाँ होता नहीं होगा ये सब कुछ। डॉक्टर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी का सबसे, आपका ऐसा लगा हुआ होगा कि ये ऑपरेशन तो मैं कर नहीं सकूंगा, लेकिन आपने कर दिया, मिरेकल किया आपने, जिससे कि आप ऐसी जिंदगी के अंदर आपने कोई ऐसा ऑपरेशन एक्सीडेंट में आया हो, कोई और बात आपको याद आ रहा हो कि हाँ ये वास्तव में बताने लायक बात है? हाँ, ऐसे चैलेंजिंग केसेस बहुत आए हैं, 6-6, 5-5 घंटे जो सर्जरी चली है, मगर उनमें सबसे अच्छे केस वही हैं जो यादगार हैं। वो एन्यूरिज्मल क्लिपिंग, जिसमें नस फट गई ब्रेन की, बहुत छोटा होता है सारा ना, सब कुछ दिखता बहुत अच्छा नहीं है, तो माइक्रोस्कोप, बड़ा सर्जिकल माइक्रोस्कोप लगा के उससे करते हैं ऑपरेट। फिर उसको ढूंढना कि वो कौन सी साइट है जहाँ वो लीक हो रहा है जी, और फिर उसको क्लिप करना, वहाँ पे रोकना, वो सबसे एक्साइटिंग था। वो हमने प्रोसीजर यहाँ पे किए हैं। चलिए बधाई हो आपको बहुत बहुत कि आपने धन्यवाद। बड़ा ऑपरेशन किया। मोनिका जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ, बहुत देर हो गई आपसे मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, तो मुझे लग रहा है आपसे भी एक सवाल पूछना चाहिए, और मैं कमर के दर्द से आपके पाऊंगा कि कमर का दर्द भी स्नायु से जुड़ा हुआ है, न्यूरो से जुड़ा हुआ मामला है। तो कमर का दर्द जब तकलीफ का मुद्दा बन जाता है तो वो कौन सी स्थिति होती है और उसके क्या कारण होते हैं, और हमें क्यों समझ लेना चाहिए कि अब डॉक्टर के पास चलना चाहिए? क्षेत्रपाल क्लिनिक हमें क्यों, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल हमें कब याद आता है? जी, देखिए, एक हो गया कमर में दर्द, गर्दन में दर्द। ये एक ऐसी समस्या है जो लगभग मुझे लगता है सबको एक ना एक बार तो होनी है। ठीक है, तो अब इसमें वैसे बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं चूंकि आम जनता को ये संदेश देना है कि भाई कब आपके लिए अलार्मिंग है, भाई कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, उन चीजों पर मैं ज्यादा फोकस करूंगी कि भाई कब कमर दर्द इतना हो जाए कि आपको डॉक्टर को दिखाना है। वही मेरा सवाल तो वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए जो कमर दर्द है, अगर कमर दर्द, आपका दर्द जो है वो पैरों में रेडिएट करने लगे, मतलब कमर दर्द तो हो ही रहा है, साथ में पैरों में वो जाने लगे, इसको जैसे हम बोलते हैं शैटिका, बहुत आम भाषा में लोगों ने आपने सुना होगा। तो उसमें क्या होता है कि नस दबने लगती है, जिसकी वजह से शैटिका का पेन होता है। तो अगर इसको हम बोलते हैं रेडिकुलर पेन, अगर ये हो रहा है तो मतलब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि कमर दर्द के साथ अगर आपको ये झंझनाहट हो रही है, सुन्नपन हो रहा है पैरों में,
या पेशाब करने में प्रॉब्लम आ रही है, लैट्रिन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में भी आपको दिखाना है। बिल्कुल ठीक है। और कमर दर्द, जैसे मान लीजिए आजकल लोग जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, अगर आप जिम करते समय अगर आपको सीवियर सडन मतलब बैक पेन हो रहा है, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और अगर एक्टिविटी के साथ आपको सडन बैक पेन हुआ तो उस कंडीशन में भी आपको दिखाना है। और जैसे मान लीजिए हेड, जैसे ट्रॉमा के केस होते हैं, आरटीए के केसेस में होता है, मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया तो उसमें पेन बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होता है। तो ऐसे केसेस मतलब ट्रॉमा अगर हुआ है, चोट लगी है और चोट लगने के बाद अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो ऐसे केसेस में भी आपको बैक पेन के लिए दिखाना है। बिल्कुल। तो ये सारे मतलब अलार्मिंग साइंस होते हैं कि मतलब अगर ये आपको है तो है। अगर मान लीजिए बैक पेन के साथ फीवर हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको दिखाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग एमआरआई कराते हैं और पता चला ट्यूमर आ गया, तो और कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं, रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से भी कमर दर्द रहता है। और अगर आपको बहुत लंबे समय तक दर्द है और आप नॉर्मल पेन किलर खा के भी आपका दर्द नहीं जा रहा है तो वो भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको कंसल्ट करना ही करना है। और ऐसा दर्द जो कि रेस्टिंग में आपका इम्प्रूव ना करे, जैसे आपको रेस्ट, मान लीजिए कुछ पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं जब हम आराम कर लेते हैं तब तो ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम चलते हैं, वॉक करते हैं तो दर्द हमारा बढ़ जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आपको मतलब एक्टिविटी में अगर जो पेन वर्स हो जाए, जो खराब हो जाए, उसमें आपको दिखाना है। चलिए अब मैं बहुत छोटे छोटे से 2 सवाल पूछना चाहूँगा, संक्षिप्त में आप दीजिएगा, आप भी दोनों से पूछूंगा मैं। रात में जो मोबाइल लेकर हम बैठे रहते हैं और 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक मोबाइल करते रहते हैं, उसका न्यूरो पर क्या असर पड़ता है? हाँ, ये तो पर्सनल सवाल भी हो गया है। शायद सारे परिवार इससे ग्रस्त हैं, बिल्कुल, बच्चों से लेकर बड़ों तक। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइट जो मिलती है मोबाइल के जरिए अपनी आंखों में जी, वो एक ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, जो तय करती है कि आपको कब सोना है, कब उठना है, शरीर की सारी जो रिदम होती है वो सेट करती है। तो इतनी लाइट जब अंधेरा होने के बाद आपकी आंखों में पड़ती है, ब्लू लाइट इसको खास तौर पे बोलते हैं, तो वो उस रिदम को खराब कर देती है जी। तो उससे तो पहले आपकी नींद का जो इंडक्शन होता है, नींद जो चालू होनी चाहिए सही समय पे, वो नहीं हो पाती। फिर एक बार डिले हो गई तो फिर वो जो पूरी नींद होगी, वो जितनी रिलैक्सिंग आपके शरीर के लिए होनी चाहिए वो नहीं होती है। अगले दिन आप थकते हो, फिर ऐसे सिलसिला लगातार चलता है तो वो धीरे धीरे सरदर्द में कन्वर्ट हो जाता है। जब नींद पूरी नहीं होती है, काम पूरे नहीं होते हैं, तनाव रहता है, फिर सरदर्द में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो माइग्रेन में भी टर्न, वो अलग परिभाषा, वो ऑल टुगेदर अलग चीज है। बट इस तरह से ये चीजें प्रभावित करती है। मोबाइल आप देर रात तक उसमें देखते हो ना, एक समय से लंबा उसको देखते हो, तो ब्रेन को वो इस तरह से प्रभावित करती है। तो देख लो दोस्तों, अगर मोबाइल बहुत समय तक कर रहे हैं, रात के 2 बजे तक, 1 बजे तक देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपकी बीवी देख रही है, आपके रिश्तेदार देख रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, खतरनाक है। इस क्रम को जितना जल्दी हो सके छोड़ें। और मैं स्वप्निल जी से, डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा कि हमारे दिमाग को हम स्वस्थ कैसे रखें। जी, एक थोड़ा सा वो सर ने जो बताया उसके अंदर 1-2 चीज़ें और बताना चाहता हूँ। हाँ जरूर, बिल्कुल जी, स्वागत। जो मोबाइल के अंदर है ना, तो उसमें 2 चीज़ों के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी हो सकती है और एक साइकेट्रिक एबनॉर्मलिटी हो सकती है। तो न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी जो होती है उसके अंदर यूजुअली जैसे आप लंबे टाइम तक हाथ को पकड़ के रख रहे हैं, हाथ में मोबाइल रख रखा है, तो उसके अंदर एक कार्पल टनल सिंड्रोम नाम की कंडीशन होती है। ये तो एडिशनल चीज है। जी, जो मतलब ये इसके हाथ के अंदर सुनपन जो होता है, बहुत सारे लोग समझते हैं हम रात को सोए, सुबह उठे तो हाथ को चन्नाटे मार के ठीक करना पड़ रहा है, सुन रहा है, तो वो गलती हमसे होती है, हम रात को ऐसे मोबाइल देख रहे थे। ठीक है ना, तो एक तो ये हो गया। इसमें टीनोसाइनोवाइटिस होता है, जैसे लगातार फिंगर्स आप काम में ले रहे हैं तो हमारी जो टेंडन्स होते हैं ये सूज जाते हैं अंदर से। इसी के अंदर एक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर लगातार अगर मोबाइल हम प्रयोग में ला रहे हैं तो आंखों के अंदर चुभना, सूखापन आना, विजन धुंधला होना, और हम समझते हैं शायद हमारी आंखें खराब हो गई हैं। इसी प्रकार कुछ लोग जो ईयरपीस काम में लेते हैं, ईयरपीस लंबे टाइम तक लगाने की वजह से कान के अंदर झंझनाहट होना, टिनिटस कहते हैं जिसको, या फिर सुनने की समस्या होना, ये भी बहुत कॉमन है उसके अंदर। बहुत अच्छी बात बताई आपने। बहुत। तो और इसके अंदर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो लगातार चला रहे हैं या फिर इतना उपयोग कर रहे हैं हाई वॉल्यूम के ऊपर कि उनको सुनाई नहीं दे रहा, पास में कोई हॉर्न भी बजा रहा है। तो जी जी। इसी प्रकार साइकेट्रिक जो एबनॉर्मलिटी होती है, जैसे बच्चों में आप देखते हैं कि बच्चे लगातार मोबाइल से चिपके ही रहते हैं, उसके अंदर एक ऑब्सेसिव कंपल्शन होता है। एक ऑब्सेशन का मतलब ये होता है कि उनके लगातार दिमाग में ख्याल आ रहा है कि अरे मोबाइल देखा था, अभी रख दिया, अरे फिर देखना है मुझे, फिर देखना है। ये कंपल्शन में चेंज हो जाता है कि वो अब उसको वाकई देखना पड़ेगा जाके। तो इसको हम ऑब्सेसिव कंपल्शन करते हैं, ये जाके ADHD में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अंदर बच्चा मोबाइल के अंदर तो बहुत अच्छा ध्यान कंसंट्रेट कर रहा है, मगर जैसे उसको पढ़ाई वाली पढ़ने के लिए पुस्तक दे दिया या फिर उससे अपन ने बोला कि बेटा ये काम तू कर ले, तो उसका टेंशन ही नहीं होगा उसके अंदर, वो इधर भागेगा उधर भागेगा और आपकी नहीं सुनेगा। इसी के अंदर एक नोमोफोबिया
एक जो आजकल डेवलप हो गया है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मैं डरा हुआ रहूंगा, यार मेरा मोबाइल कहाँ चला गया, वो अब मैं क्या करूंगा, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। तो इसको नोमोफोबिया आजकल ये पिछले 5 साल के अंदर बहुत ही कॉमन कंडीशन हो गई है। जी, अब मुझे मेरे मूल सवाल का जवाब दीजिए कि दिमाग को स्वस्थ कैसे रखें। देखिए, दिमाग जैसे कि हम जानते हैं हमारे कोई भी शरीर का, जैसे एक एग्जांपल आप मांसपेशी का ले लीजिए, मांसपेशी को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज चाहिए, उसी प्रकार दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए भी एक्सरसाइज किस रूप में, मेंटल एक्टिविटी के रूप में। यूजुअली जो जैसा कि मोबाइल की अभी आपने बात करी है, पहले हम हमारे जो पिताजी थे या जो हमसे बड़े लोग थे पहले, उनको सैकड़ों नंबर याद हुआ करते थे, फोन नंबर, और आज हम में से मुश्किल से 5 नंबर भी हमको ढंग से याद नहीं है। तो ये एक तो फॉरगेटफुलनेस इसलिए डेवलप हो गया क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मोबाइल के अंदर सारी चीजें इजीली अवेलेबल है, तो प्रैक्टिस करें किसी भी चीज को याद करने की, रिकलेक्ट करने की। जो जैसे अखबार के अंदर गेम्स आते हैं, सुडोकू गेम हो गया, चेस खेलें जिसके अंदर ब्रेन का यूज होता हो, ऐसी एक्टिविटीज अगर हम करते हैं, प्लस हमारी जो दिनचर्या है, दिनचर्या को बिल्कुल वेल मेंटेन रखें। स्लीप हाइजीन एक टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर हमारे सोने का टाइम जो होता है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। फिक्स का मतलब जैसे 9 बजे आपका सोने का टाइम है तो आप 9 बजे सो जाइए, 10 बजे है तो 10 बजे सो जाइए। 6 to 8 आवर्स की एडिक्वेट स्लीप लें, इससे हमारे दिमाग के अंदर जो भी जो टॉक्सिन्स बनते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं इस दौरान। हालांकि हमारा दिमाग सोया नहीं है मगर वो वॉश आउट का टाइम है। ये पाया गया है स्टडीज के अंदर कि जो लोग 6 to 8 आवर्स की एडिक्वेट स्लीप लेते हैं उनके अंदर डिमेंशिया की बीमारी होने के चांसेस लगभग बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत कम हो जाते हैं। तो दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए इन दो चीजों के अलावा आपका खान पान, अल्कोहल जो कि आपके दिमाग के लिए टॉक्सिन है, बैलेंस डिसऑर्डर कर सकता है आपको। जो चलने के समय शराबी जैसा गेट होता है ना, वो हमारे ब्रेन के पीछे वाले हिस्से के सिकुड़न और डैमेज की वजह से होता है। हमारी छोटी छोटी दिमाग की नसें जो होती है, जो कि माइक्रो एंजियोपैथी करती है, मतलब छोटी नसें ब्लॉकेज की वजह से भूलने की समस्या हो गई, तो अल्कोहल से बचें, स्मोकिंग से बचे, टोबैको च्यूइंग से बचे। ये तीनों जो चीजें हैं ये हमारे दिमाग को खराब करती। तो मैं आम जनता को ये बताना चाहूंगी कि स्ट्रोक में टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो टाइम कितना इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस नहीं किया। तो शॉर्ट में मैं ये बोलना चाहूंगी 4.5 घंटे आपको याद रखना है। 4.5 घंटे 4.5 आवर्स इज अ गोल्डन पीरियड फॉर स्ट्रोक। मतलब अगर किसी को स्ट्रोक आया है तो 4.5 घंटे के भीतर आपको अस्पताल में पहुंचना है। इससे स्ट्रोक के कारण जो पेशेंट को पैरालिसिस लाइक सिम्टम्स हुए हैं वो 100% तक रिवर्स हो सकते हैं। पेशेंट अपनी लाइफ पूरी तरीके से रिवर्स कर सकता है, इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपने देखा कि न्यूरो से जुड़ी हुई कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं और किस बेहतरीन तरीके से डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर स्वप्निल और डॉक्टर प्रकाश ने बताया। अब आप ये देखेगा कि आपने ये महसूस किया होगा कि ये पूरे इस कार्यक्रम के अंदर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा उभर कर आई वो आई मोबाइल। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मोबाइल का जो जिस तरीके से जीवन के अंदर प्रवेश हो गया है, तो हम मोबाइल की जितनी आदत लत लग चुकी है हमें, उससे थोड़ा सा छुटकारा पाएँ। और बाकी सारी बातें बताई। आप लोग मेरे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए और आपने अपना कीमती समय दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ तीनों डॉक्टर्स का, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि भविष्य में भी कभी यदि हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप आएंगे। और हमारे अब की बार हम चाहेंगे कि आपका ये ऐसे कार्यक्रम हम ऑनलाइन कार्यक्रम करें जिससे कि जो सारे सवाल जवाब जनता से आएँ उनके भी आप जवाब दे सकें। उसमें हम एक टाइमिंग पीरियड रखेंगे, 8-10 सवाल, 15 सवाल महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों से पूछेंगे और उसके आप जवाब दे देंगे। दोस्तों, आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर कार्यक्रम पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्षेत्रपाल हॉस्पिटल को ना भूलें, क्योंकि क्षेत्रपाल हॉस्पिटल ने ये उपलब्ध करवाएं हमें डॉक्टर, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम। तो मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल का भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जी, थैंक यू।